IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सिंगेज बुक्स के पांचों बुक्स का जो कलेक्शन है इसके थ्रू हमें तैयारी कर रहे हैं। आपका फर्स्ट बुक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका 7th चैप्टर हाइपरबोला हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हम थ्योरी कंप्लीट करके एक्सरसाइजेस पर आ चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाइनल चैप्टर है। इसके बाद हम कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इसके साथ इस तरीके से आपकी सारी कहानी कल्मिनेट करेंगे। ये बात आप जानते हैं कि ये थ्योरी हम कवर करने के साथ साथ सारे कंसेप्ट जो हम करते हैं हर एक चैप्टर के, उन्हें हम एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। हम फिर हर तरह के क्वेश्चंस का, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं एक्सरसाइजेज में दिए गए क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। मतलब एक थरो और मजबूत तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है भाई, आपका एक्सरसाइजेज में अलग अलग कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उसी को देखते हैं। और अभी फिलहाल हम हैं लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब पॉइंट P, तो एक पॉइंट P है, moves such that the sum of the slopes, सुनना, sum of the slopes of the normals drawn from it to the hyperbola। तो एक पॉइंट P है जहां से आपने टेक्निकली कुछ नहीं किया, एक हाइपरबोला है जो कि हम देख पा रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड सा एक हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड मतलब ये कौन सा वाला है, आई होप आप देख पा रहे हो। इसकी जो एजिम्पटोट्स हैं इस हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर या फिर आप इक्विलैटरल हाइपरबोला जो इसे कहते हैं, इसके जो एजिम्पटोट्स हैं वो 90 डिग्री पर प्लेस्ड हैं। इसमें एक खास बात क्या दिख रही है सर, वो ये दिख रही है सर कि इस पर जो आपने क्या ड्रॉ किए हैं नॉर्मल्स, है ना, उनकी स्लोप्स का सम क्या कह रहा है वो सुनना, इज इक्वल, दैट सम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द नॉर्मल्स। सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स। इस बात पर मैं आता हूं कि इस बात का क्या मतलब है, पर उससे पहले वो P के द लोकस ऑफ P इज अ कर्व C। तो P का जो लोकस है वो एक C कर्व है और उन कर्व C से रिलेटेड मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। पर पहले मैं ये बात समझा दूं कि ये बात का मतलब क्या है। इक्वल टू द, इसके पहले की बात हम समझ चुके हैं, सम ऑफ दी ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल। तो जो आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है उस पॉइंट से, या नॉर्मल्स अगर आपने ड्रॉप किए हैं उस पॉइंट से, तो नॉर्मल्स का x और y कोऑर्डिनेट है। तो जो वो y कोऑर्डिनेट है यानी उसे आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, उस ऑर्डिनेट के सम के इक्वल है। आई होप बात आप समझ पा रहे हो। उनके फीट के मतलब वो नॉर्मल जहां जहां ड्रॉप हुए हैं हाइपरबोला पर, तो वो जहां जहां ड्रॉप हुए हैं उनके जो फीट हैं उनके y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट्स का सम है। किसके इक्वल, इसके इक्वल। क्या, उन नॉर्मल्स की स्लोप्स का सम। आई होप ये कंडीशन आप समझ पाए जिसके थ्रू हम लोकस यानी उस कर्व की इक्वेशन तक पहुंचेंगे। क्या यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मुझे नहीं है याद कि XY इज इक्वल टू 16 की आप नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। छोड़िए सारी बातें, आप मेरी एक छोटी सी बात जानने में हेल्प करिए। क्या आप ये बता सकते हो कि सर इस पर अगर मुझे एक पॉइंट लेना है पैरामेट्रिकल फॉर्म में, तो मैं कैसे लूंगा? मेरे ख्याल से आप याद करो, अगर ये आपके पास एक हाइपरबोला है जिसे आप क्या लिख रहे हो, XY इज इक्वल टू 16, कैन आई राइट दैट एज 4 स्क्वायर, XY इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब हम जानते हैं बड़े अच्छे से सर कि अगर मैं x की वैल्यू 4t ले लूँ, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी। आई होप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े अच्छे से ये बातें याद हैं कि मैं इस पर पैरामेट्रिकली कोऑर्डिनेट जो मान सकता हूँ वो क्या, कि x को अगर मैं 4t से रिप्लेस कर दूँ, आई होप आपको याद है TC या CT जो आप कहते हैं, तो y कोऑर्डिनेट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं, उसे आप बेसिकली T अपॉन C कहते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो 4t यहाँ रिप्लेस करो तो एक 4 से 4 कैंसिल, तो t वहाँ गया तो 4 अपॉन टी, यानी ये आपका हो जाएगा C अपॉन टी। क्या ये बात आप समझ पाए? तो ये टेक्निकली पैरामेट्रिकली आपके पॉइंट है जो कि आपका इस हाइपरबोला पर लाई करता है। कोई तकलीफ इस बात से? अब सारी बातें छोड़िए, आप मुझे बताइए कि इस हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। सर मैं डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक यूज करूंगा, क्योंकि इन केस अगर कोई तरीका काम ना करे तो डिफरेंशिएशन तो हमेशा है हमारे साथ, तो हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट। ध्यान से सुनना, मैं जब XY इज इक्वल टू 4 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो हम उसे लिखेंगे y, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। कोई तकलीफ, कोई बात है तो पूछे। विल बी इक्वल टू व्हाट,
4 स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 0। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी कंफ्यूजन सो फार? और अगर ये बाय द वे जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है, करते हैं इस बारे में बात। पर जब हमने dy बाई डी एक्स निकाला सर, तो dy बाई डी एक्स जो निकल कर आया वो कितना आया, ध्यान से देखिएगा सर, dy बाई डी एक्स आता है -y/x। क्या करना या कहना क्या चाह रहे हो सर? मेरा आपसे कहना है, 2 मिनट थोड़ा पेशेंस रखिए, आप बात समझना ध्यान से। dy बाई डी एक्स टेक्निकली क्या होती है सर? dy बाई डी एक्स जो होता है वो होती है आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अगर मुझे इस कर्व पर ड्रॉ की गई किसी टेंजेंट की स्लोप निकाली जा सकती है, तो उस पॉइंट पर ड्रॉ की गई नॉर्मल की भी स्लोप निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। अगर टेंजेंट की ये स्लोप है तो इसी पॉइंट पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब क्या? अगर ये है -y/x तो वो कितना हो जाएगा, x/y। तो सबसे पहली बात तो ये उस नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी सर? वो होगी x/y। लेकिन एक मिनट सर, x/y तो आपके अकॉर्डिंग है, वो पॉइंट क्या है सर? वो पॉइंट है क्या, 4t, 4/t। तो इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है, तो क्या मैं x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पास कर दूँ? बिल्कुल करिए। तो नॉर्मल आपने एक फॉर्म में रख दिया x और y, है ना, आपको यहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस करनी होगी। तो x की वैल्यू मैं कितनी रिप्लेस करता हूँ सर? x की वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूँ कितनी भाई, ध्यान से देखिए, 4t। आपको याद आएंगी कुछ चीज़ें, डेजा वो होगा, आपको दिखेगा कि हाँ सर ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा था। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 4/t। तो आई होप मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई कंसर्न? और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए भाई सर, देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये है t/1/t, तो ये t ऊपर गया तो t स्क्वायर। तो सर जो नॉर्मल की स्लोप आ रही है वो है t स्क्वायर, है ना। और नॉर्मल किस पॉइंट से पास होता है वो मुझे पता है। तो क्या मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो अगर हमने इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी चाहिए तो देखो ध्यान से, नॉर्मल की स्लोप मुझे पता है कितनी, t स्क्वायर। वो नॉर्मल यानी वो स्ट्रेट लाइन किस एक पॉइंट से पास होती है वो पता है। तो क्या लिखूंगा सर, y - y1, है ना। मैं उस नॉर्मल की इक्वेशन अब लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। y - y1, तो y - 4/t इज इक्वल टू m यानी क्या, स्लोप कितना, t स्क्वायर टाइम्स x - x1, तो वो कितना हो जाएगा, x - 4t। क्या ये बात आप सभी समझ पाए? ये आपका नॉर्मल बन जा रहा है। इसे आप चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन को याद किया होता तब भी आप नहीं था खाते। मेरा कहना है इतना कर लीजिए, है ना, याद रखा, और कहीं कहीं कोई भी एक चीज़ मिस की या कुछ गलत लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा डिफरेंशिएशन पर रिलाई करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया। क्या ये बात आपको समझ आई? अब सर अगर ये है नॉर्मल की इक्वेशन, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिस एक, अब देखो बात को समझो, ये एक स्टैंडर्ड सा नॉर्मल है और पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो अभी वो टी पर डिपेंडेंट वैल्यूज है। अब समझने की कोशिश करना, आप ध्यान से देखना। मान लो आपके पास ये कुछ इस तरीके से है ना, ये एक आपका हाइपरबोला है, इस पर ये जो पॉइंट है यहाँ से आप नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हो। बस मैं एक बात आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर ये पॉइंट कुछ इस तरीके से लिया जाए कि इस पॉइंट से आप 4 नॉर्मल्स बना पा रहे हो, है ना। 4 नॉर्मल्स कैसे सर? एक नॉर्मल ये यहाँ बन गया, मान लो एक नॉर्मल ये यहाँ बन गया, बस ऐसे रैंडम से बना पा रहा हूँ। इसे और एक्सटेंड किया तो कहीं और भी बन गया, कहीं और भी बन गया। इस तरीके से अगर मैं 4 नॉर्मल्स बना पा रहा हूँ किसी एक पॉइंट से इस आपके हाइपरबोला पर, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सारी बातें समझो, ये कि ये चारों नॉर्मल्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से आपने ड्रॉ किए हैं। ये चारों नॉर्मल्स किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से आपने ड्रॉ किए हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट P को क्या मैं अभी थोड़ी देर के लिए h, k कह सकता हूँ? उस फिक्स्ड पॉइंट P को क्या मैं थोड़ी देर के लिए अभी h, k कह सकता हूँ? क्योंकि मुझे इस P का ही लोकस चाहिए। आप बात समझो, मुझे इस P का ही लोकस चाहिए। अगर आप समझ पा रहे हो तो ध्यान से, वो कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। पर यहाँ तक जो सारी बातें हमने की हैं, नॉर्मल की इक्वेशन तक जो हम आए हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या सर? अब ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ी ही सॉर्टेड और सुलझी हुई सी बात है, जिसमें मेरे ख्याल से तो कोई कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अब ये बात समझो, ये उस नॉर्मल की इक्वेशन है और ये जो चारों आपके नॉर्मल्स हैं, जो चारों आपके जो भी बनेंगे वो, है ना, वो चारों नॉर्मल्स की खास बात क्या है? वो h, k से पास होते हैं। तो कहना है से ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है, इसमें h, k अगर मैंने पास किया तो वो इसे सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैं x और y की जगह क्या रखता हूँ? h, k। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दैट, एवरीवन विद मी सो फार। अब काम की बात क्या है वो समझना। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीराइट कर रहा हूँ, है ना। इस इक्वेशन को अगर हमने थोड़ा रीराइट किया तो एक छोटा सा काम हम ये करते हैं कि सर पूरी इक्वेशन को, है ना, मैं एक काम करता हूँ t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप बात समझ पा रहे हो? ये जो मैंने कहा है ना कि ये जो 4 नॉर्मल बनेंगे, क्यों बनेंगे, इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करता हूँ और आपको दिखेगा कि मैंने 4 नॉर्मल वाला पॉइंट क्यों कहा है। ध्यान से देखना, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई किया तो y t माइनस, अब मैं यहाँ पर y और x इसलिए रख रहा हूँ कि सर आप लोकस निकालोगे।
लोकस के लिए जो आप एच कॉमा के यूज़ कर रहे हो आखिर में उसको एक्स और वाई से ही रिप्लेस करोगे, तो मैं इसलिए अभी चीज़ें रख ले रहा हूँ। बट इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, आप एच कॉमा के रिप्लेस करिए, है ना। तो पहले तो मैं एच कॉमा के रिप्लेस करके इससे सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर मैं टी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे ही एच कॉमा के रिप्लेस किया तो के माइनस 4/t, है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, ये सर होगा आपका k माइनस 4/t इज इक्वल टू टी स्क्वायर टाइम्स h माइनस 4t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये होगा h माइनस 4t। गौर से सुनिएगा, काम की बात है। लोकस की इक्वेशन ये नहीं है ना, इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये लोकस की इक्वेशन है तो ये नहीं, वो नॉर्मल की इक्वेशन है ना। और पैरामीट्रिक फॉर्म में टी, एच और के, आपके पास तीन यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या वैल्यूज हैं। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को पहले तो मैं टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो रहा है के टी माइनस 4, इस टी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है एच टी स्क्वायर, है ना। और इधर टी से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करिए, तो टेक्निकली ये क्या था, ये था टी क्यूब, क्योंकि आपने दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई किया, टी क्यूब को एच से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा एच टी क्यूब माइनस, यहाँ भी टी क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है माइनस 4t टू द पावर 4, क्योंकि एक टी ऑलरेडी है। अगर मैं इसे थोड़ा रीराइट करूँ तो क्या आप देख पा रहे हो सर, ध्यान से देखना, इसको मैं पूरे पार्ट को उठाकर इधर शिफ्ट करता हूँ। तो 4t टू द पावर 4 हमें पहले मिला, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात आपके सामने नजर आएगी। फिर एच टी क्यूब इधर लाए तो हो जाता है एच टी क्यूब, है ना। के टी तो था ही एज इट इज, तो उसे मैंने प्लस के टी रखा, और माइनस 4 भी एज इट इज था तो उसे मैंने माइनस 4 रखा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब गौर से सुनिएगा, अब आपका क्रक्स आता है काम की बात, जो आप सभी को नोटिस करनी चाहिए कि सर देखो, एच और के तो कोई कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, जहां से वो चीजें आपने ड्रॉ की हैं, जहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, और उसमें जो ये इक्वेशन बन रही है ये टी में एक पावर 4 का पॉलिनोमियल बन रहा है। अगर आप देख पाए तो ये टी में एक पावर 4 का पॉलिनोमियल बन रहा है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है सर, उससे मुझे सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि इसके अटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं, जिसे मैं T1, T2, T3 और T4 से डिनोट कर रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट है एच कॉमा के, तो उससे आप इस हाइपरबोला पर 4 मैक्सिमम नॉर्मल्स बनते हुए देख पाएंगे। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो 4 क्यों कहा था, पहले ये बात समझना, है ना। अब आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है, अगर मैं आपको फिर से एक स्टैंडर्ड थ्योरी याद दिलाऊं, आपको याद आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम। क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको एक बात नजर आएगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मुझे बस 2-3 बातों के आप जवाब दे दीजिए। सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, है ना, वो कितना होता है सर? वो होता है माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, सो माइनस ऑफ माइनस एच, कितना, h अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन 4। आई होप मुझे ये रिकॉल करवाने की अब ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने पढ़ा है ना। सिमिलरली सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना, तो वो कितना हो जाता है सर? अब आप इसके बाद इस पर शिफ्ट होते हैं, आपने यहाँ नेगेटिव साइन से यूज़ किया था तो ये पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा k अपॉन 4, तो ये कितना मिलेगा आपको? k अपॉन 4। फिर आप लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? इससे फायदा क्या हो रहा है? मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूँ कि ये क्यों निकाल रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, फिर प्लस ऑफ दिस अपॉन दिस। अब सुनना, ध्यान से देखना, गड़बड़ यहाँ पर यह है कि T1 T2 जब आपने T1 T2 लिखा तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, आपने नोटिस नहीं किया। T1 T2 तक तो ठीक था, है ना, T1 तक तो ठीक था, पर बात समझना प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो। पावर 4 मिली, पावर 3 मिली, पावर 2 आपको मिली क्या? मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये KT माइनस 4 से पहले भी कुछ लिखा हुआ है ना, 0 इंटू टी स्क्वायर, और फिर आपका लिखा हुआ है KT माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब आपने क्या किया, जब आपने सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम किया, तो आपने क्या किया, दिस अपॉन दिस विद द नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। पर जब आपने सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम किया, तो उसमें क्या मिला आपको? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो वो कितना होगा? 0 अपॉन 4, तो वो कितना हो जाएगा? 0। मैंने गड़बड़ लिखा था, है ना। जब आप लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो वो क्या मिलेगा सर? अब देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन, ऑल्टरनेटिवली बदलता है, तो माइनस के अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा आपका माइनस के अपॉन 4। इसमें एक और छोटी सी बात आपको पता चल रही है, गौर से सुनिएगा। सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 4 एट अ टाइम, तो वो कितना हो जाएगा? ये माइनस लिया तो ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 4। आई रिपीट, सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 4 एट अ टाइम, तो T1 T2 T3 T4, है ना, इन सब के प्रोडक्ट का सम, तो वो कितना होगा? वो वही है बाय द वे, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, माइनस प्लस
माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, है ना। तो -4/4 ये कितना होगा, ये होगा आपका -1। ये क्यों निकाल रहे हो सर? अब मेरा यकीन करिए आपका क्वेश्चन खत्म होने को है। एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, आपको स्ट्राइक कर जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। एक बात बताओ, जब आपने उन टेंजेंट्स की स्लोप निकाली थी, है ना, मत निकालो, छोड़ो, अब पढ़ो इस बात को। सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल। अच्छा बताओ अपने कितने नॉर्मल्स बनाए? सर हम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर पा रहे हैं, टेक्निकली एटमोस्ट मैक्सिमम। अगर आप 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर पा रहे हो तो उन नॉर्मल्स की स्लोप क्या थी सर? सर अगर T1 से बना था तो होती T1 स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ना, मैं 4 पॉइंट्स लेता, वो जो 4 पॉइंट्स होते वो क्या होते? वो आपके T1, T2, T3 और T4 होते। हमने जो रैंडमली एक पैरामीट्रिकली जो एक कॉमन पॉइंट T लिया था, अगर उसके 4 रूट्स आ रहे तो ये वो 4 पॉइंट्स है। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो ये वो 4 पॉइंट्स है ना, जिसका ये T1 हो जाता है, ये T2 अगर हो जाता है, ये T3 हो जाता है, तो ये T4 हो जाता है। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कहना चाहें तो A, B, C और D कह सकते हैं, और ये उनके पैरामेट्रिक वर्जन्स हैं ना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चारों नॉर्मल्स हैं जो आपने ए, बी, सी और डी इस हाइपरबोला के इन 4 पॉइंट्स पर ड्रॉ किए हैं, इन नॉर्मल्स की स्लोप हम निकाल सकते हैं क्या सर? अगर टी पैरामीटर होता आपका पैरामीट्रिक, अगर वो 4t, 4/t होता तो उस नॉर्मल की स्लोप होती टी स्क्वायर। पर यहाँ पर आपके क्या है, T1, T2, T3, T4। तो इन पर जब आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं तो उन नॉर्मल्स की स्लोप्स क्या होंगी? T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर और T4 स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आप इनका सम करिए, मतलब आप लिखिए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर। वो आपसे कह रहा है कि जो आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं उन नॉर्मल्स के स्लोप्स का स्क्वायर्स का सम कीजिए। आप देखो ध्यान से, मैंने स्क्वायर किया है वो सही किया है क्या? नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, मैं रियली सॉरी, मैं ठीक कर रहा हूँ। वो कह रहा था सम ऑफ दी स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल। हाँ वो स्क्वायर ही है क्योंकि स्लोप में स्क्वायर आ रहा है ना। तो स्क्वायर अभी उसने नहीं कहा था पर हम कर रहे हैं ना। आपकी स्लोप क्या है? टी स्क्वायर। तो पहले नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? T1 स्क्वायर, दूसरे की T2 स्क्वायर, तीसरे की T3 स्क्वायर, चौथे की T4 स्क्वायर। तो ये T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर और T3 स्क्वायर और T4 स्क्वायर, ये इन चारों की क्या है? अपनी अपनी स्लोप्स, ये चारों नॉर्मल्स की, और उनका सम हमने किया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, चीज़ें बिल्कुल सही हैं, चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड हैं। उसने कहा ये जो सम है आपका, ये जो सम है आपका वो इक्वल है किसके? इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द नॉर्मल्स। ये जो सारे नॉर्मल्स हैं इनके फीट क्या है सर? अगर आप इनके फीट ढूंढेंगे तो ये इनके फीट्स के ऑर्डिनेट्स हैं। मतलब अगर मैं पहले वाले के पास जाऊंगा तो बोलेगा 4/T1, दूसरा कहेगा 4/T2, 4/T3 एंड 4/T4। तो आप अगर इनके ऑर्डिनेट्स, इनके फीट के जब ऑर्डिनेट्स को पूछेंगे तो वो होंगे 4/T1, 4/T2। तो सबका 4 अपन कॉमन लेकर क्या मैं 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4 लिखूं तो आपको कोई इस बात से परेशानी तो नहीं? जो अभी हमने किया, क्या ये बात आप सभी समझ पाए? बहुत ही सॉर्टेड सी सुलझी सी बात हमने की। 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। क्यों? क्योंकि 4/T1, 4/T2, 4/T3 4/T4 है। ये क्यों किया? क्योंकि ये उन सारे चारों नॉर्मल्स के फीट का ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट है। ये बात समझ आई क्या? ठीक है सर, यहाँ तक तो बातें समझ आ रही, पर कर क्या रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। क्या बात का जवाब? क्या इसका मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूँ? कर तो सकते हो सर। ध्यान से देखो, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को T1, T2, T3, T4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, है ना, या रादर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को T1, T2, T3, T4 से मल्टीप्लाई करूँ। इस पार्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, तो ये पार्ट एज इट इज है क्या? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पर पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैंने क्या किया अंदर। इसमें देखो सब जगह मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैं यहीं पर कर रहा हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो T1, T2, T3 और T4 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब सर जब आपने T1, T2, T3, T4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? T1, T2, T3, T4। आई होप आप देख पा रहे हो। यहाँ भी आपको T1, T2, T3, T4 मिलेगा। आई होप आप देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। T1, T2, T3 और T4 यहाँ भी मिलेगा, और T1, T2, T3 और T4 यहाँ भी मिलेगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इससे होगा क्या? इससे क्या होगा वो समझना। ध्यान से देखो सर, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2, T3 से T3, T4 से T4। मतलब अगर मैं LHS के बाद RHS की बात करूँ तो 4 टाइम्स। ध्यान से देखो, यहाँ क्या मिलेगा सर? T2, T3, T4। यहाँ क्या मिलेगा? T2 हटने के बाद T1, T3, T4। यहाँ पर क्या मिलेगा? T3 हटा दो तो आपको मिलेगा T1, T2,
T4, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो T4 से T4 कैंसिल, T1, T2, T3। क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है? अगर मैं न्यूमरेटर आपसे पूछूं कि न्यूमरेटर में क्या है, अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो अच्छा, डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा T1, T2, T3 और T4 है। आपको ये पार्ट देखकर अब स्ट्राइक करेगा कि हमने ये बात क्यों निकाली थी और हम इस वाले पार्ट पर क्यों आए थे। ध्यान से देखो, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सॉरी टेकन 3 एट ए टाइम, T1, T2, T3। तो देखो ना, आप टेकन 3 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। आप न्यूमरेटर में देखो, किन्हीं भी 3 रूट्स को एक वक्त पे लेकर उनके प्रोडक्ट का सम जो आपने निकाला है वो कितना था? सर वो हम निकाल चुके हैं, वो है -k/4। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, इस पूरी वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? -k/4 से। तो ये 4 तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है? -k/4। क्या आप सब यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हैं बिना किसी कन्फ्यूजन में जाए? अच्छा सर, इसके अलावा और क्या? अब अगर मैं डिनोमिनेटर पूछूं तो T1, T2, T3, T4 ये क्या है? सर ये है सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल 4 एट ए टाइम। तो ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है -1। क्या आप यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हो? तो ये कितना आ रहा है? सर ये क्लियर सा दिख रहा है, ये आ रहा है -1। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? आई थिंक सर यहाँ से तुम एक अच्छा सा, सीधा सा, सॉर्टेड सा, डायरेक्ट सा रिजल्ट निकाल पा रहा हो। अगर आप देख पा रहे हो कि 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो इस तरफ तो मेरे पास k बच रहा है। पर इस वाले पार्ट को हम कैसे वर्कआउट करेंगे जब आपको दे रहा है वो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर। अब इसमें भी तो कुछ करना होगा। इसको निकालने के लिए, ये जो पार्ट है इसको निकालने के लिए वापस हम इस पार्ट पे आते हैं। ध्यान से देखो, अब इन चीज़ों को ध्यान से देखो, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ को निकालने में। अब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ, बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सोच के बोलना। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का होल स्क्वायर क्या होगा? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि एक हिंट है आपके पास, यहाँ पर एक हिंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो हिंट क्या है, गौर से सुनना। आप मुझे इसका स्क्वायर बताओ। सर ये जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का जो स्क्वायर होगा ना, वो होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब जो भी आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि क्या, T1 T2 है ना, T1 T3 T1 4, ऐसे करते करते सम ऑफ दी रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम वाले जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे बेसिकली, कोई बड़े नए विशेष नहीं बनेंगे। T1 T2 बन जाएगा, T1 T3 T1 T4, फिर क्या T2 T3 और T2 T4, और फिर क्या बचेगा T3 T4, है ना। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब एक बात बताओ, क्या मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 की वैल्यू जानता हूँ? जानता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे जानता हूँ? देखो, ये जो है समेशन ऑफ T1, ये यही तो है, ये भाई साहब आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ही तो है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। और ये वही तो है T1 T2, अगर आप चीज़ें देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो ये जो आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 है, ये आपका हो जा रहा है h/4, और h/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा आपका h²/16। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? सर इन चारों की वैल्यूज़, शायद मैं इन चारों की ही वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं लिख लेता हूँ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाला, प्लस 2 टाइम्स ये जो पार्ट लिखा हुआ है, आई होप आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये यही पार्ट है। अगर आप देख पाओ, ये देखो ना, T1 T2 T1 T3 T1 T4, फिर प्लस T2 T3 T2 T4 प्लस T3 T4। तो वो 2 रूट्स के प्रोडक्ट को लेकर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनका ये सम है, जो कि है कितना? 0। और अगर वो है 0, तो शैलाई से ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाता है 0 × 2 0। तो आपके पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आती है h²/16। आई होप आपको समझ आ रहा है ये हम क्यों निकाल रहे थे। और अगर ये वैल्यू आपकी आई है h²/16, तो इसकी वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? h²/16 से। क्या आपको दोनों कहानी समझ आई? आई होप अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि हम कैसे इस पर वर्कआउट करते हैं, है ना। अब अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो बड़ा आसान सा काम, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो k इज इक्वल टू h²/16, है ना। तो यहाँ से मैं एक अच्छी चीज़ क्रैक कर पा रहा हूँ, वो क्या कि सर जो k आ रहा है वो आ रहा है h²/16। आखिर में जब आप लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप h और k में एक इक्वेशन बना पा रहे हैं, बिल्कुल बना पा रहे हैं। और मैं एक बहुत खास बात देख पा रहा हूँ कि हाँ, और कोई वेरिएबल नहीं, बस h और k ही है। जो t हमने लिया था अपनी सहूलियत के लिए वो हट चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर h और k को x और y से रिप्लेस करूँ तो शैलाई से x² इज इक्वल्स टू 16y आपका लोकस है। ये उन सारे p पॉइंट्स का लोकस है जो कि इस तरीके से मूव करते हैं कि उनसे
ड्रॉप किए गए नॉर्मल्स की खास बात क्या होगी? उनकी खास बात ये होगी कि उन नॉर्मल्स के स्लोप्स का जो सम है वो उनके नॉर्मल्स के फीट के ऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा। ये इस पर लाई करने वाले पॉइंट का कलेक्शन है। किस पर? इस पैराबोला पर। ये वो पाथ है। अब ये तो हुआ आपका कर्व सी। अभी क्वेश्चन शुरू हुआ है। ये तो हुआ आपका कर्व सी। अब इस पर क्या? इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले उसने जीवन का सबसे आसान काम आपसे पूछ लिया है, जो आसान मेरे ख्याल से तो नहीं था। तो पहली ज़रूरी इंपॉर्टेंट डिटेल उसने क्या मांगी कि आप तो सर मुझे सारी बातें छोड़ो, पहले कर्व की इक्वेशन बता दो, जो हम निकाल चुके हैं। कितनी है सर? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। एक स्टैंडर्ड पैराबोला आप देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो अगर मैं आपको इसे थोड़ा प्लॉट करके भी बताऊँ तो आप भूले तो नहीं हो भाई? पैराबोला के सारे बेसिक्स याद करो। हमने ये कहानी बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में पढ़ी है, अगर आपको सारी बातें याद हैं तो, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है। कौन सा? अपवर्ड फेसिंग। और कहाँ से पास होगा? ओरिजिन 0,0 से। अगर आप देख पाए तो ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, अगर आपको सारी बातें याद आ रही हैं तो। बिल्कुल सिमेट्रिकली ही प्लेस्ड होगा, है ना। क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसके आप डायरेक्ट्रिक्स, फोकस जो भी निकालना हो निकालो, तो आपको मर्जी है आपकी। पर क्या पहले तो ये पार्ट समझ आ रहा है? अब अगला सवाल क्या है, गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आता है, सुनिएगा। if the tangents to the curve C cuts the coordinate axis at A and B, then the locus of the midpoint of AB। तो जो A और B का मिड पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा? एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। सर पैराबोला पढ़े हुए तो काफ़ी वक्त हो गया, मैं तो टेंजेंट का फॉर्मूला भूल गया, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट इन केस आप भूल गए हैं तो क्या करेंगे सर? देखो पहले तो एक बात बताओ, इसकी एक ये टेंजेंट होगी। हाँ सर ये रही वो टेंजेंट, मान लो एक रैंडम सी मैं टेंजेंट बना ले रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, है ना। अब इस टेंजेंट ने क्या किया? इस टेंजेंट ने आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसे मैं कह लेता हूँ ए और इसे मैं कह लेता हूँ बी। अब सारी बातें छोड़ो, क्या मुझे आप इस पैराबोला पर लाई करने वाले किसी भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? हाँ सर कोशिश कर सकते हैं। आपको याद है 80 स्क्वायर कॉमा 280 हमने सीखा है। आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला केस। ये क्या है सर? ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आपका कर्व है 16y, है ना। इसमें अगर मुझे मानना है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस कर्व को थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। क्या आप देख पा रहे हो? अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से लूँ ताकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मैं अपनी सहूलियत से चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिकली लिखना चाह रहा हूँ, जो कि मैं इस तरीके से लिखूंगा, सुना ध्यान से, है ना। क्या मैं y कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूँ 4 टाइम्स t स्क्वायर? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो उससे जो मुझे x कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिकली मिलेगा उससे ध्यान से देखना, समझना। 280 ही मिला है, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखो। यहाँ रखा 4t स्क्वायर, तो देखो 4 इंटू 4t स्क्वायर, इस 4 को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। उसका जो आपको अंडर रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा सर? वो मिलेगा 4t। आप बात समझ पा रहे हो? और 4 का अंडर रूट 2, तो 2 इंटू a इंटू टी, तो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 2, और a कितना है? 4। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? t, जिसे आप चाहें तो डायरेक्टली 8t लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको नजर आएंगी चीज़ें। तो कितना बन जा रहा है? ये बन जा रहा है 8t। एनी कन्फ्यूजन और डाउट सो फार? ये क्यों निकाला सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बात समझ आएगी। तो इस पैराबोला पर लाई करने वाला एक रैंडम पॉइंट होगा 8t, 4t स्क्वायर। आई होप ये सारे बेसिक्स आपको रिकॉल हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या इस पैराबोला पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, या रादर उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, एटलीस्ट उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बहुत आसान काम है सर, गौर से सुनिएगा। आप जब पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाह रहे हो तो हमारे पास सबसे आसान तरीका जीवन में यही है, डिफरेंशिएट करो। कुछ क्लिक ना करे, डिफरेंशिएट करो। कोई भी कर्व डिफरेंशिएट करो अगर उसकी टेंजेंट तक जाना है तो अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट करना चाहा तो ये रही आपके कर्व की इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? आई एम रियली सॉरी, हाँ 2x। 16y का डिफरेंशिएशन कितना सर? 16y का डिफरेंशिएशन में 16 तो 16 रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अब क्या सर, अब अगर आप फाइनली dy बाई dx लिखना चाहें तो मैं यहाँ से dy बाई dx कितना निकाल पा रहा हूँ? अगर मैं फाइनली dy बाई dx निकालना चाहूँ तो गौर से देखो भाई क्या निकल कर आ रहा है, नोटिस करिएगा। 2 का 16 कितना? 8 टाइम्स, तो ये हो जाता है x अपॉन 8। dy बाई dx कितना आता है सर? वो आता है x अपॉन 8। अच्छा एक छोटा सा एक काम और करिए, मुझे बस ये बताइए कि अगर मैं इसमें स्लोप निकालना चाह रहा हूँ
dy बाई डी एक्स, है ना, किसकी, टेंजेंट की, टेंजेंट की। अच्छा किस पॉइंट पर सर, इस पॉइंट पर, जैसे मैं कह लेता हूँ P। तो यहाँ पर अगर मैं ढूंढूं तो वो है x/8। क्या मैं x कोऑर्डिनेट पास कर सकता हूँ? बिल्कुल करना चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा सर, 8t/8। क्या आप सब ये बात समझ पाए? तो फाइनली जो स्लोप आपकी निकल कर आई है वो है t। अगर स्लोप मुझे पता है और वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास होती है, अगर मुझे वो पता है, तो क्या मैं बड़ी आसानी से उसे फिगर आउट कर सकता हूँ इक्वेशन को? बिल्कुल सर। तो ये जो लाइन है आपकी ए बी कह लें, आप जो टेंजेंट है जो भी है, उस टेंजेंट की जब आप इक्वेशन फिगर आउट करना चाहेंगे तो पॉइंट कौन सा है सर, 8t, 4t²। आई होप यही हमारा पॉइंट था, 8t, 4t²। और आपकी स्लोप कितनी है सर? स्लोप जो है वो है t, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन की, यानी इस टेंजेंट की अगर मैं इक्वेशन ढूंढूं, इस टेंजेंट की अगर मैं इक्वेशन निकालूं तो वो क्या आएगी, गॉसेस में। सर जब आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो ध्यान से देखो, y माइनस y1 यानी y माइनस 4t² इज इक्वल्स टू m, यानी क्या, t टाइम्स x माइनस x1 यानी x माइनस 8t। अब एक साधारण सुलझी हुई डायरेक्ट सी बात सोच के बताइए, अगर मुझे वो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सर, a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो भी हो मुझे नहीं पता, पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लाइन ने जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो हमें नहीं पता x कोऑर्डिनेट क्या रहा, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 रहा। इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, और अगर मैं उसमें y की जगह 0 पास कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ज़रा उस पर बात करते हैं। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये जैसे ही 0 हुआ तो इस t ने इस t को कैंसिल किया, तो ये कितना बचा, -4t। आप सुन रहे हैं? तो यहाँ पर मेरे पास है -4t और यहाँ है -8t। -8t उठकर इधर आया तो 8t - 4t यानी कितना, 4t, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4t। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 4t। आर यू ऑल विद मी सो फार? कोई डाउट या परेशानी या कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, तो बी के कोऑर्डिनेट्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या होगा? सर वापस वही बात, ध्यान से देखिएगा। बी का कोऑर्डिनेट मतलब क्या? सर देखो, बी मतलब क्या, इस लाइन ने जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सॉर्टेड सी बात है। अब अगर मैं x की जगह 0 पास करता हूं तो ये हुआ 0। डिड यू ऑल गेट दैट? ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये हुआ 0 तो t अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -8t², -4t² इधर आया तो -8t² + 4t², यानी कितना हो जाएगा सर, ये होगा -4t²। आर यू ऑल विद मी सो फार? यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है। ये एक आसान सा पार्ट है और इसके थ्रू पैरामेट्रिकली मैं a और b के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ पाया, ऑल्दो इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। अगर मुझसे मिड पॉइंट ऑफ द ए बी पूछा जा रहा है, जिस मिड पॉइंट को मैं फिलहाल लेट्स से अभी थोड़ी देर के लिए h, k से डिनोट करूँ, तो आप मुझे बता सकते हो क्या h के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर ये तो बहुत आसान काम है, ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो h क्या होगा? h होगा सर इनके x कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ, यानी 4t + 0/2, यानी 4t + 0/2 मतलब क्या? आई होप मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप बोर्ड्स में लिखे है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फटाफट 2t लिख देंगे, है ना। तो h की वैल्यू कितनी आती है सर? h की वैल्यू आती है 2t, या आप चाहें तो t की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, वो आप कह सकते हैं h/2। इस बात से कोई परेशानी? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे, जो k कोऑर्डिनेट है वो क्या है सर? वो ए बी का मिड पॉइंट ही है, तो k कोऑर्डिनेट में क्या होगा? 0 -4t²/2, क्योंकि वो मिड पॉइंट है टेक्निकली। तो k कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा सर? वो होगा 0 -4t²/2, जो कि कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं k निकालता हूँ तो कि कितना आता है, देखो आप ध्यान से, -2t², है ना। k कितना होता है? -2t²। और अब फाइनली अगर मैं यहाँ पर चीज़ें एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँचना चाहूँ, तो डू यू ऑल सी कि सर t की वैल्यू जो h/2 है, t की वैल्यू जो h/2 है, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो शायद मैं h और k में फिर से एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लूँगा और आंसर तक पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा, हम यहाँ पर k तो k एज इट इज़ है, k को नहीं छेड़ा, इवन -2 एज इट इज़ है, उसे भी नहीं छेड़ा। t की वैल्यू h/2 यहाँ रखी, जिसका स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा h² कितना, 4। कोई डाउट तो नहीं है भाई? अब क्या, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना सर? ये हो जाता है आपका -2,
डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स। तो एच स्क्वायर आपका होगा माइनस, देखो यहाँ से, यहाँ -2 आ रहा है, मतलब ये एक नेगेटिव वाला पार्ट, तो कितना हो जा रहा है, -2 यहाँ गया, तो यहाँ से आप फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या लिख ले रहे हो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 के, आप क्या लिख ले रहे हो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 के। लेकिन सर जब लोकस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे तो नहीं करते हो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 के, आप तो एच और के को किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस करते हो। तो एच और के को जब किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस किया तो एच हो जाएगा क्या आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2y। क्या आप मेरी बात समझ पाए, जो कि ऑफ कोर्स अगेन एक पैराबोला है, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो मेरा कहना है आप ऑप्शन सी तक इसे ला पाएंगे अगर -2y को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो। क्या ये एक बहुत टफ या एक मुश्किल क्वेश्चन था? सर आसान सा क्वेश्चन था। क्यों आसान था? क्योंकि हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। हम नहीं चाहते कि आप कोई किसी भी चीज़ को रटें। अगर आपने चीज़ें समझी हैं, अगर आपको सारी बातें याद हैं जो पढ़ाई गई हैं, तो आसानी से आप इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मेरा हमेशा से कहना है आप ऐसे ही करिए, है ना, रटिए मत, समझिए, समझा हुआ अच्छे से करेंगे और वो कर पाएंगे, आप खुद से दिमाग लगा पाएंगे। और ये एग्ज़ाम इसी बात की एग्ज़ाम है कि आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं। ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जो आपकी रटने की काबिलियत चेक कर रही हो कि आप कितना अच्छा रट पाते हैं, कितना अच्छा घोट पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ से आया, बात करते हैं, समझते हैं। इंस्क्राइब्ड इन द कर्व, है ना, इन द कर्व आपका जो हैविंग वन वर्टेक्स ऑफ द कर्व सी, ये कर्व सी ही है बाय द वे, ये कर्व आपका सी ही है, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइपो बेसिकली है, क्योंकि ओ आपका कुछ भी उन्होंने नहीं पढ़ाया आपको। हैविंग वन वर्टेक्स ऑफ द कर्व सी एस। अब सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ध्यान से समझो बात को भाई। आपके पास कर्व है, वो कि एक स्टैंडर्ड सा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, जिसकी इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भाई, 16y, जितना मुझे याद आ रहा है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे हम। और अगर वो अपवर्ड फेसिंग आपका पैराबोला था तो जितना मुझे याद आ रहा है उसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, अगर मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जल्दी से बन जाए तो, है ना। ये सर आपका पैराबोला है ना, जो कि आपका मेरे ख्याल से जो बन रहा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक दिस, अगर हम कोई गलती तो ना कर दें, वरना बात बेवजह बिगड़ जाएगी, है ना। यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर 16y, अब बस अब सुनना इस बात को। उसने क्या कहा आपसे, उसने ये कहा भाई कि सर आप देखो, आप इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ जिसमें उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक वर्टेक्स तो आपके पैराबोला के वर्टेक्स पर ही होगी, है ना। जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा उसकी जो एक वर्टेक्स होगी वो तो आपके पैराबोला के वर्टेक्स पर ही बनेगी, जो कि अभी फिलहाल हमारे केस में क्या है, ओरिजिन। तो सर यहाँ से अगर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया ना, अगर यहाँ से आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएंगी। अगर यहाँ से आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो चीज़ें एकदम सिमेट्रिकली ही बनेंगी, अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं तो। क्या ये बात आप सभी को डाइजेस्ट हो रही है भाई, है ना। यहाँ से ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जानी तय है, और इसी तरीके से ये पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। बस मैं मान ले रहा हूँ कि हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इफ यू ऑल एग्री विद दैट, है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई, ये बात आपको समझ आई। अब सर अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, इस पर हमने कोई पैरामेट्रिकल पॉइंट ढूंढ लिया था क्या? हाँ सर ढूंढ तो लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक वर्जन क्या होंगे, तो हम उसे कहते थे 8t, 4t स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, अगर मैं इसे कह पा रहा था 8t, 4t स्क्वायर, अगर मैं इस पॉइंट को कह पा रहा था, जैसे कि मान लो ये वही पॉइंट है जिसे मैं कह लेता हूँ 8t, 4t स्क्वायर, तो कहानी सॉर्टेड सी है जनाब। कहानी सॉर्टेड सी ऐसी है कि अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जैसा एग्जैक्ट पॉइंट ये होगा प्लेस्ड 8t, 4t स्क्वायर वाला, वैसा ही एग्जैक्टली ये वाला वर्टेक्स भी प्लेस्ड होगा। ये बात से तो आप सब सहमत हैं। उसमें फर्क इतना होगा कि उसका भी y कोऑर्डिनेट तो 4t स्क्वायर ही होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो इस तरफ 8t था वो डिस्टेंस 8t ही होगी, बट चूंकि वो x एक्सिस के इस तरफ होगा तो वो होगा -8t। तो शैलाई से मैं इसे लिख सकता हूँ -8t, 4t स्क्वायर। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? क्या ये क्यों लिया, कैसे लिया, समझ आया? अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपसे, गौर से सुनिएगा, उसने जो पूछा है उसी पर हम आने वाले हैं, पर उससे पहले एक बात बताओ, जिस आइडिया से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके 60 डिग्री के एंगल्स बनते हैं वर्टाइसिस पर। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो हम बड़ी सिमेट्री से जानते सर, हर चीज़
सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ऑल्दो मेरी ड्राइंग सिमेट्रिकल नहीं होगी, पर कहानी तो हम जानते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकली होती है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये लाइन ना सिर्फ आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, बल्कि ये मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सबकी तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, क्योंकि ये आपका भाई साहब इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री एंगल है? बिल्कुल कह सकते हो सर। इस 30 डिग्री एंगल के पता चल जाने से अब मैं बाकी चीज़ें निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक छोटी सी बात का जवाब दो, बड़ी ही सिंपल सी बात का जवाब दो। ये 30 डिग्री है? बिल्कुल है। अच्छा, एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि कितना है 8t। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये डिस्टेंस मतलब क्या? ये वाली डिस्टेंस जो कि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, जो कि कितनी है? जो कि है सर 4t² है ना। मेरे ख्याल से वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आपको अगर एक नई बात समझ में आई हो तो इस तरीके से आई होगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे महज इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 30 डिग्री एंगल और एक परपेंडिकुलर और बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जानता हूँ तो सर मैं कुछ तो कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1030 अप्लाई करूँगा। जैसे ही हमने अप्लाई किया, जैसे ही हमने अप्लाई किया 1030, गौर से सुनिएगा, जैसे ही हमने अप्लाई किया 1030 तो क्या दिख रहा है? गौर से सुनो, 1030 दिखते ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं एक्चुअली टी की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, फिर हम उसका जो भी वो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर है 8t और बेस कितना है देना? बेस है सर 4t²। कोई परेशानी? 1030 कितना होता है सर? ये होता है 1/√3 है ना। तो ये कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है 1/√3। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है सर? तो राइट हैंड साइड पर गौर से देखो, आपको दिखेगा बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन, 4 का 8 2 टाइम्स और t का ये कैंसिल, तो ये कितना दिखेगा? 1/t। ये कितना दिखेगा सर? ये आपको दिखेगा 1/t इफ़ यू ऑल एग्री विद मी, है ना। देखो 4 का, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 1/t क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसे हम लिखेंगे कितना? 2/t। मैं ये 2 मिस कर रहा हूँ। 4 का 8 2 टाइम्स और t का t² t टाइम्स, है ना। मतलब इस तरीके से आपका दिखेगा। और अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो √3 को वहाँ पहुँचा दो सर, तो t की जो फाइनली वैल्यू आपको मिलती है वो क्या मिलती है? 2√3। इन सब बातों का मतलब क्या है सर? इन सब बातों का फ़ायदा क्या है? सब आप क्यों कर रहे हो? इससे क्या निकल के आ रहा है? मेरा कहना है आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो पूछ रहा है एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। आसान है, हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं सर, वो मेरे ख्याल से आसान है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो इससे अगर मैं हाइट कह लूँ, है ना, इस पार्ट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने कहूँ हाइट, तो बेस क्या है सर? बेस आपका ये रहा, जो कि टेक्निकली इस 8t का डबल है। मैं फिर से लिखता हूँ, अगर इस ट्रायंगल का एरिया आप लिखना चाह रहे हो तो वो होगा हाफ। अब बेस क्या होगा? 8t का डबल, तो 8t इंटू 2, यानी क्या लिखूंगा मैं इसे? 2 इंटू 8t इंटू क्या? इंटू हाइट। हाइट कितनी है सर? अगर मैं हाइट आपसे पूछूं तो ये रही, जो कि कितनी है सर? जो कि है आपकी 4t²। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन आप सभी को समझ आया? अब छोटा सा काम आप करेंगे सर। हम क्या करेंगे भाई? हम छोटा सा काम ये करेंगे, देखो ध्यान से सर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 8 इंटू 4 कितना होता है सर? 8 इंटू 4 हो जाता है 32। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है, जो एरिया का फॉर्मूला में एक्सप्रेशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है सर? एरिया आ रहा है आपका 32 टाइम्स t³। 32 टाइम्स t³। क्या ये बात आप सभी ने देखी? 8 इंटू 4 32 टाइम्स t³। अब सर क्या? अब मेरा कहना है t की जो आपने वैल्यू निकाली थी, क्या? 2√3, वो यहाँ रख दीजिए। बिल्कुल रख देते हैं। तो t की वैल्यू अगर मैंने 2√3 यहाँ रखी, है ना, तो जो एरिया आएगा वो कितना होगा? 32 टाइम्स t की वैल्यू है 2√3, और इसका आपको क्या करना है? मेरे ख्याल से क्यूब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल आपको इसका करना है क्यूब। और अगर आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से देखो भाई, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो हो जाएगा 32 इंटू 8, जो कि हम कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को देखो, ध्यान से देखना, √3 का स्क्वायर कितना होगा सर? वो हो जाएगा 9, और एक √3 बच जाएगा। कोई परेशानी? अच्छा, 38 इंटू 8, सॉरी 32 इंटू 8, ये क्या है सर? आप जैसे करना चाहो कर लो, फटाफट मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे करो, है ना। तो 32 इंटू 8 किया, है ना, फिर मैं 9 से कर दूंगा और फिर सिंप्लीफाई करके हम आंसर ले आएंगे, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर एक नंबर हमें दिखेगा, है ना। अगर आपको समझना है कि फटाफट में आंसर ले आऊँ तो इन सब में देखो, इन सब की यूनिट डिजिट देखो 8062, तो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो अगर मैं यूनिट डिजिट पे खेलूँ ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे खेल लूँ मतलब क्या? सुनना ध्यान से देखो, 9 इंटू 8 कितना होता है? मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट फिगर आउट कर रहा हूँ बस। 9 इंटू 8 होता है 72। 72 का यूनिट डिजिट क्या है? 2, और 2 इंटू 2 कितना होता है? 4।
2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो इनकी प्रोडक्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो होगी 4, और ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। हाफ तो हाफ है ना, बेस कितना है 8t इंटू 80, और इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया वो पूछ रहा है बिल्कुल, तो कितना हो जा रहा है 80 प्लस 80 है ना, मतलब 16t, जो कि हमने 2 इंटू 80 लिखा, और हाइट कितनी है 4t स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। 2 से 2 कैंसिल, 8 इंटू 4 32, तो हो गया 32, और t की वैल्यू कितनी आई थी 2√3, बिल्कुल सही बात है। तो 2√3 का हमें क्यूब लिखना है, तो 32 इंटू 2√3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, बिल्कुल सही 32 इंटू 8, और √3 का क्यूब कितना, √3 का मैं स्क्वायर इंटू √3 लिख ले रहा हूँ, जो कि क्या हो जा रहा है 9 इंटू √3 है ना। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है, पर जो भी है आप समझते हैं। 9 इंटू 8 कितना हो जा रहा है 72, 72 में जो 72 की यूनिट डिजिट है वो है 2, और 2 इंटू 2 कितना हो जा रहा है 4, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 के साथ ही आएगा, पर यहाँ पे कोई 4 वाला ऑप्शन है नहीं। आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा हम मार्क करके आगे बढ़ेंगे और कहानी खत्म करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझने की चीज़ें देखो भाई, मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहा हूँ कि फाइनल आंसर क्या होगा, ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ और मैं आपको दिखा पाऊँ कि यूनिट डिजिट वाला आइडिया मैं आपको क्या देना चाह रहा था। देखो 9 इंटू 8 कितना होता है 72 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ क्या 32 इंटू 72, और इसे हम फटाफट करके चीज़ें वर्कआउट करके कहानी को ख़त्म करके बात निपटा देते हैं। मल्टीप्लाई करो, कहानी ख़त्म करो स्टूडेंट्स। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 है ना, और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो 2 इंटू 3 कितना 6, फिर आप इस तरीके से करते हो। 7 इंटू 2 कितना 14, कैरी कितना 1, 7 इंटू 3 21, और कैरी कितना 1, तो 22, इस तरीके से आप 4032, तो 2304 टाइम्स √3, और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या निकल कर आता है कि यहाँ पर हमने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया। उसने देखो इस क्वेश्चन में हाइपरबोला के साथ आपका पैराबोला भी इंट्रोड्यूस किया, और इस तरीके से चीज़ें कल्मिनेट की। मेरा यकीन है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी, कंसर्न या कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं है। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।